हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुग़ल राजवंश के बारे में बताऊंगा। उनके इतिहास से आपको वाकिफ़ कराऊंगा कि किस तरह मुग़ल वंश शुरू हुआ, उसके इतिहास से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल शासकों के नाम इसमें जानेंगे और उनके वास्तविक नाम तथा उनके साथ उनका इतिहास भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बाबर को दिल्ली पर किसने बुलाया था। तो आपको मैं बता दूं कि जिस दिन बाबर ने दिल्ली पर हमला किया था उस टाइम दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। लोदी वंश के शासन था और उसी शासन में इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी अपने घमंड में बहुत चूर था, इसीलिए उसका गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। उसे 2-3 बार पहले पत्र लिखा कि तुम यहाँ पर दिल्ली पर आओ और इब्राहिम लोदी से युद्ध करो। तो बाबर जब उसको 3 बार पत्र मिला तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। जब उसे चौथी बार उसे पत्र मिला तो वो बहुत सीरियस हो गया। उससे लगा कि हाँ यार, ये जो है सो पत्र जो भेज रहा है दौलत खां लोदी, हो सकता है दिल्ली में कुछ घटना हुई हो, मुझे जाना चाहिए। तो क्या हुआ कि 1526 ईस्वी को बाबर दिल्ली पर हमला कर देता है और उस टाइम दिल्ली पर शासन इब्राहिम लोदी कर रहा होता है। उसके बाद क्या हुआ, जब इब्राहिम लोदी को सूचना मिली कि बाबर दिल्ली पर हमला करने वाला है, तो इब्राहिम लोदी अपनी पूरी सेनाओं को लेकर पानीपत के मैदान में चला गया और वहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने अपने शाही तोप और बंदूकों से एक ही बार में हरा दिया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके बाद बाबर ने दौलत खां लोदी को 10,000 सोने के मोहरे दिए और उसी की मदद से बाबर ने दिल्ली पर मुग़ल वंश का नींव रखा। तो आप लोग जान गए कि मुग़ल वंश कैसे शुरुआत हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं कि मुग़ल वंश के शासक और उनका इतिहास। यहाँ पर आप कुछ चेक का साइन देखे होंगे। ये जो है मैं ट्यूशन में पढ़ता हूँ और वहाँ पर जो सर हैं वो मुझे पढ़ाते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो शासक है हमारा मुग़ल वंश का वो था बाबर। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर के बाद फिर उसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं का जो वास्तविक नाम था सो नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं रहा। इसका सबसे पहला शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा। उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी के बीच। यहाँ पर 2 शासनकाल क्यों था, क्योंकि 1540 में जो है सो शेर शाह सूरी हुमायूं के राज्य पर हमला कर देता है, यानी कि दिल्ली पर हमला कर देता है, जिससे कि हुमायूं और शेरशाह के बीच 2 ठो युद्ध होता है, कन्नौज और चौसा का। इस दोनों युद्ध में हुमायूं जो है सो हार जाता है और युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है। फिर 1540 से 1556 ईस्वी के बीच सूरी वंश चलता है और जब 1556 ईस्वी को सूरी वंश का शासक आदिल शाह सूरी जब अंतिम शासक होता है, तो हुमायूं दिल्ली पर हमला करता है और सूरी वंश के अंतिम शासक आदिल शाह सूरी को हरा देता है 1556 ईस्वी को। सरहिंद का युद्ध होता है दोनों के बीच। उसके बाद हुमायूं जो है 1555 ईस्वी को जो है शासक फिर से बनता है और उसके 1 साल बाद
उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1556 को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के मरने के बाद उसका बेटा अकबर हुआ। अकबर का जो वास्तविक नाम था सो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जहांगीर बना। जहांगीर का शासनकाल नूर जहां मतलब इसका वास्तविक नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, जिसको सलीम खां के भी नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शाहजहां रहा। शाहजहां के टाइम पीरियड में जो है कोई भी अनोखा कार्य हुआ नहीं। इसके शासनकाल में ये बहुत ही विलासी शासक था। ये अपने शासनकाल में सिर्फ राजभोग योग्यता था और इसी राजभोग के कारण औरंगजेब ने शाहजहां को कैद खाने में डाला था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप शासकों का नाम जान लेते हैं, उसके बाद इनके हिस्ट्री पर बात करेंगे। शाहजहां का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। 1628 से 1658 तक इसका शासनकाल था। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर प्रथम हुए, जिनका वास्तविक नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था, जिनका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। उनके बाद उनके बेटे का नाम बहादुर शाह प्रथम हुआ, जिनका वास्तविक नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम था, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। फिर जहांदार शाह द्वितीय, जिनका वास्तविक नाम माजुद्दीन जहांदार शाह बहादुर था, जिनका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। उसके बाद देखिए क्या हुआ। जब जहांदार शाह द्वितीय का कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो अपने भतीजे फर्रुखसियार को गद्दी सौंप दी और फर्रुखसियार का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उसका पुत्र रफ़ी उदार जात शासक हुआ, जिसका वास्तविक नाम रफ़ी उल दर्जत भी कहते हैं इसको शॉर्ट में दर्जत खां के भी नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1719 ईस्वी तक रहा, यानी कि 1 साल। इसके वजीर ने इसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे इसके खिलाफ। उसके बाद इसके बेटे शाहजहां द्वितीय को बना दिया गया, जिसका वास्तविक नाम रफ़ी उद्दौला रखा गया, जिसको भी इसकी हत्या कर दी गई 1719 ईस्वी को। उसके बाद शासक बना मुहम्मद शाह षष्ठ, जिसको रोशन अख्तर बहादुर भी कहते हैं, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अहमद शाह बहादुर, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद इब्राहिम अहमद शाह बहादुर था, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर द्वितीय हुए, जिनका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन कहते हैं, जिसका शासनकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हुए शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय का वास्तविक नाम मुही उल मिल्लत था, जिसका शासनकाल 1759 से 1760 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जिसका वास्तविक नाम अली गौहर था, जिसका शासनकाल 1760 से 1806 ईस्वी तक रहा। उसके बाद रहे अकबर शाह चतुर्थ, जिनका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा। फिर हुए बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का बहुत लंबा नाम है, इसको बहादुर शाह जफर शॉर्ट में कहते हैं। इनका वास्तविक नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था, जिनका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा। यहाँ तक कि ये पूरे मुगल शासक की वंशावली है। तो चलिए अब इनके इतिहास पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शासक था बाबर। चलिए बाबर का इतिहास निकालते हैं। तो ये है बाबर का इतिहास।
मैं लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या हुआ था बाबर के शासनकाल में। सबसे पहले मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। मुगल शासक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में की थी और बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी या वाकयात ए बाबरी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में है, कुछ ग्रंथ हैं इसमें। हुमायूं नामा की रचना बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की चचेरी बहन गुलबदन बानो बेगम ने तुर्की भाषा में की थी। उसके बाद है तारिक ए शेर शाही की रचना अकबर के आदेश पर अब्बास खां सखानी ने फारसी भाषा में की थी। इस ग्रंथ में शेर शाह सूरी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद अकबर नामा की रचना हुई जो कि अबुल फजल ने फारसी भाषा में की थी। फिर है तुजुक ए जहांगीरी की रचना स्वयं जहांगीर ने की थी। यह ग्रंथ जहांगीर की आत्मकथा है। उसके बाद है पादशाह नामा, शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया ग्रंथ है जिसकी रचना मोहम्मद अमीर काजबीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने की थी। आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बाबर। तो चलिए पढ़ते जाते हैं आगे। सबसे पहले बाबर के रिश्तेदारों के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसका हिस्ट्री। तो बाबर को बाबर सेकंड भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बाबर का जन्म जो हुआ था सो 14 या 23 फरवरी 1423 ईस्वी में फरगाना आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। देखिए बाबर की बेगमों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सालिमा बेगम, मासूमा बेगम, आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, माहम सुल्ताना बेगम और बीबी मुबारकिया। उसके बाद बाबर के पुत्र देख लेते हैं। हुमायूं हिंदाल मिर्ज़ा, हुमायूं या हुमायूं तृतीय, अस्करी मिर्ज़ा, कामरान मिर्ज़ा, शाहरुख मिर्ज़ा द्वितीय, बरबल मिर्ज़ा, अलबर मिर्ज़ा, फारूक मिर्ज़ा, अहमद मिर्ज़ा आदि। अब देखते हैं बाबर की पुत्रियां। गुलबदन बानो बेगम, महामनगा प्रथम, गुलरुख बेगम, एहसन दौलत बेगम, फ़र्क उन्निसा, गुलजार बेगम, गुलरंग बेगम, मेहर बेगम। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बाबर ने पादशाह प्रथम और कलंदर की उपाधि धारण की थी तथा पादशाह प्रथम की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बाबर को माना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंजर की उपाधि प्राप्त की थी। बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को परगाना आधुनिक उज्बेकिस्तान में का शासक बना था। देखिए क्या हुआ था कि बाबर का आधुनिक राज्य जो था सो तैमूर था। ठीक है, तैमूर से बाबर आया था दिल्ली और दिल्ली पर हमला करके उसने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। बाबर ने तुलुगमा नीति उज्बेकों से और तोपखाना एवं बंदूक का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। इसने पहले ही सीख रखा था, इसलिए पानीपत प्रथम युद्ध में इसने जीत हासिल की थी। अगर ये ईरानियों से उज्बेकों से अगर नहीं सीखा होता तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जरूर हार जाता। बाबर संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरारा का अनुयायी था। बाबर ने स्वयं बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी और बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये था बाबर का हिस्ट्री। अब आगे देखते हैं हुमायूं का। हुमायूं थर्ड भी इसको कहते हैं या हुमायूं कह दीजिए। हुमायूं तृतीय या हुमायूं, पहले इसका परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इसका हिस्ट्री पर बात करेंगे।
हुमायूं का जन्म जो है सो 6 या 8 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल आधुनिक अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं की पत्नियां का नाम देखिए, हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, बिगेह बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम, महाचूचक, मिबेह जान और शाहजादी खानम। हुमायूं के पुत्र देखिए, अकबर जो अगला शासक बनता है, अल अमन मिर्ज़ा, मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम, इब्राहिम सुल्तान मिर्ज़ा और फारूक अल मिर्ज़ा। हुमायूं की पुत्रियां आकिक सुल्तान बेगम बख्शी, बानो बेगम जहां सुल्तान बेगम, बखत उन्निसा बेगम, सकीना बेगम और अमीना बानो बेगम। हुमायूं का राज्याभिषेक जो है सो 29 या 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक है जो 1555 ईस्वी को हुआ था दिल्ली में। हुमायूं में 1531 में कालिंजर के विरुद्ध अपना पहला अभियान किया था और उस समय कालिंजर के राजा प्रताप रुद्र थे, परंतु हुमायूं से उन्होंने संधि कर ली थी। जब क्या हुआ, जब कालिंजर पर हुमायूं ने 1531 पर हमला किया था ना, तो प्रताप रुद्र और हुमायूं के बीच घमासान युद्ध हुआ। लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ कि प्रताप रुद्र और हुमायूं के बीच संधि हो गया और उसी संधि के वजह से 1531 ईस्वी को कालिंजर का युद्ध जो है सो समाप्त हो गया। अब देखते हैं आगे। हाँ, अब देखिए चौसा और कन्नौज का युद्ध। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं ने युद्ध किया था, तो देखिए वही इसी के बारे में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि चौसा और कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं आगरा दिल्ली होते हुए सिंध पहुंचा था। यानी कि 2 युद्धों में हारने के बाद आगरा, यानी कि हुमायूं भागता हुआ जो है आगरा से दिल्ली पहले गया, आगरा से पहले दिल्ली गया, फिर दिल्ली से वो सिंध जाकर पहुंच गया और वहां पर मीर अली अकबर जामी या उसको अकबर प्रथम की पुत्री से हमीदा बानो बेगम जिसका नाम है, उससे 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया था, यानी कि शादी कर लिया था। और उसके बाद 1542 ईस्वी में हुमायूं अमरकोट के राजा राणा बीर साल के महल के पास पहुंचा, जहां मुगल बादशाह अकबर या अकबर सेकंड का जन्म हुआ था। अब देखिए आगे। हुमायूं 1543 ईस्वी में हुमायूं ने ईरान के शासक तहमास्य शाह के यहाँ शरण ली और इसी समय हुमायूं ने सियामत को स्वीकार किया था। अब देखिए आगे। 20 जनवरी 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घायल वजह से जो है सो कभी उभर नहीं पाया और फिर कुछ दिनों बाद जब उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा आज दिल्ली में है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आगे मैं आपको आगे शासकों का इतिहास लेके आऊँगा। इसके लिए आपको पार्ट 2 ज़रूर अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। ओके बाय, थैंक यू।